हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 2 का थर्ड पार्ट। इस वीडियो में हम 4 एपिसोड्स को कवर करेंगे। तो अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो आपने ज़रूर चेक कर लेना, नहीं तो आप 10 एपिसोड्स मिस कर दोगे। और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो में आपका काम बहुत ही सिंपल है। इन 4 टेल्स में से आपको सिर्फ एक टेल चुननी है जो कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट होगी। वीडियो एंड होने पर आप उस टेल का नाम कमेंट कर देना। देखते हैं कि कौन सी टेल सबसे ज़्यादा पसंद की जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 11 टेल का नाम है जूडी यू आर नॉट योर सेल्फ टुडे। ये कहानी है हस्बैंड वाइफ डोनाल्ड और जूडी की। डोनाल्ड को गन से बहुत ज़्यादा प्यार है और जूडी को अपनी ब्यूटी से, और दोनों को ही एक दूसरे की पसंद नहीं। डोनाल्ड चला जाता है अपने गन क्लब में और उसके जाने के बाद जूडी घर पर एकदम अकेली थी। तभी उनके दरवाजे पर आती है एक बूढ़ी सेल्स वुमेन फ्रांसेस, जो कि कॉस्मेटिक का सामान बेच रही थी। अब आप समझ गए होंगे कि जूडी को फंसाना उसके लिए कोई मुश्किल काम तो है नहीं। उसे बस यही कहना है कि तुम्हारी स्किन थोड़ी डल लग रही है, और वह ऐसा ही कुछ जूडी को कह देती है जिससे वो चिंता में पड़ चुकी थी। अब उसकी चिंता दूर करने के लिए तो फ्रांसिस वहाँ आई है। ये बात अलग है कि चिंता दी भी उसी ने। जूडी से अपने घर में बुला लेती है और जूडी का ध्यान सिर्फ उसकी ज्वेलरी पर था। अब फ्रांसिस इतनी अच्छी है कि वो उसे अपना एक नेकलेस देती है ट्राई करने के लिए। जूडी भी जल्दी से उसे पहन लेती है और उसके गले में जाते ही वो नेकलेस ग्लो करने लगता है। वैसा ही एक और नेकलेस फ्रांसिस के पास भी था और वो भी ग्लो कर रहा था। इसी से हम समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जब डोनाल्ड घर आता है तो जूडी की जगह उसे मिलती है फ्रांसिस। डोनाल्ड से पूछता है कि जूडी कहाँ है, और वो कहती है कि मैं ही जूडी हूँ। अब उसकी बात पर यकीन करना नामुमकिन था, क्योंकि डोनाल्ड तो एक अच्छी खासी सुंदर वाइफ को छोड़कर गया था। अचानक वो इतनी बूढ़ी कैसे हो गई। प्रूफ के लिए डोनाल्ड से कई सारे सवाल पूछता है और वो सारे सवालों का सही सही जवाब दे देती है, यानी कि वो सच में जूडी है। वो कहती है कि मेरी बॉडी चोरी हो गई। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उनके पास डोनाल्ड के फ्रेंड का फोन आता है और वो बताता है कि तुम्हारी वाइफ रेलवे स्टेशन पर बहुत ही अजीब हरकतें कर रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो जूडी है। तो अब यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि फ्रांसिस एक विश थी जिसने बड़ी चालाकी से जूडी की बॉडी चुरा ली। डोनाल्ड अपनी वाइफ की बॉडी वापस लेने जाता है, लेकिन जाने से पहले वो जूडी को बंद कर देता है कबर्ड में, क्योंकि उसके लिए तो अभी सब कुछ कंफ्यूजिंग ही था। स्टेशन पर उसे फ्रांसिस मिल जाती है और हम देख सकते हैं कि वो जल्द से जल्द वहां से भागने वाली है एक नई बॉडी के साथ। अब डोनाल्ड को वो बॉडी वापस लेनी थी, लेकिन वो बॉडी छीन तो नहीं सकता। अगर जबरदस्ती करेगा तो पूरा स्टेशन उसे पीटेगा। इसलिए वो एक बहुत ही क्लेवर रास्ता निकालता है। फ्रांसिस के पास जाकर वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, भले ही तुम्हें कैंसर है और तुम कुछ ही दिनों में मर जाओगी, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर फ्रांसिस के सारे प्लान्स की धज्जियां उड़ गई। अब उसे लग रहा है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी एक बीमार बॉडी लेकर, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो अपनी खुद की बॉडी में जी लेती, और अब यही वो करेगी। यहाँ वो फिर से बॉडी स्विच करती है। जूडी वापस अपनी बॉडी में आ गई थी और फ्रांसिस जा चुकी थी अपनी बॉडी में, जो कि कबर्ड में बंद है। वो दोनों पहुंचते हैं घर और उल्टी सीधी गोलियां चलाकर डोनाल्ड फ्रांसिस को मार देता है। उसकी बॉडी को वो दफना देते अपने गैरेज में। वैसे तो उन्हें छुटकारा मिल गया, लेकिन जूडी अभी भी उस नेकलेस से अट्रैक्टेड है। डोनाल्ड उसे समझा देता है कि इस बार कोई बेवकूफ़ी नहीं चलेगी, और वो समझ भी गई थी। ऐसे ही शांति से 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने बाद रात में अचानक से जूडी की आंख खुलती है। 3 महीनों से लगातार उन्हें नाइटमेयर्स आ रहे हैं और आएंगे ही, क्योंकि उनके घर में एक विज जो दफन है। वो सपनों में ही जूडी को बहका रही है और आखिर में वो कामयाब भी हो गई। जूडी उस नेकलेस को पहन लेती है। तभी डोनाल्ड भी जाग जाता है और पानी पीने के लिए वो जाता है नीचे, और नीचे उसे मिलती है वो विच, जो कि अपनी कब्र से निकलकर घूम रही थी। अब डोनाल्ड उसे मारने वाला था कि तभी वो देखता है कि जूडी तैयार होकर कहीं जा रही है, वो भी आधी रात को। यहाँ उसे शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब उसे समझना ये था कि उन दोनों में से जूडी है कौन। यहाँ वो फिर से एक क्लेवर तरीका निकालता है। कार की चाबी फेंक कर वो कहता है कि जूडी जैगुआर बाहर निकालो, मैं आ रहा हूँ। अब जूडी चाबी लेकर चल देती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास जैगुआर है ही नहीं। भांडा फूटने पर उन दोनों में अच्छा खासा संघर्ष होता है, जिसके बीच ही फ्रांसिस को गोली लग जाती है। अब जूडी की बॉडी के साथ साथ फ्रांसिस भी मर जाएगी, लेकिन इतनी आसानी से कैसे। आखिरी टाइम पर वो फिर से बॉडी स्विच कर लेती है और इस बार अपनी बॉडी में जाते ही वो गायब भी हो चुकी थी। अब जूडी की बॉडी के साथ जूडी भी मर जाती है और विच भागने में कामयाब रही। इसी के साथ यहाँ ये टेल एंड हो जाती है। ये मॉडर्न विचेस वाला कॉन्सेप्ट सच में फैसिनेटिंग होता है। कैसे आज की दुनिया में ये विचेस हमारे बीच ही घूमती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सिर्फ बॉडीज बदलकर वो हजारों लाखों साल तक जिंदा रहती हैं और टाइम के साथ साथ सब कुछ सीखती रहती हैं, यानी कि ऐसे दिखने के बजाय अब वो ऐसे दिखती हैं, और यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये थी 11 टेल। 12 टेल का नाम है फिटिंग पनिशमेंट।
ये कहानी एक फ्यूनरल होम चलाने वाले आदमी एजरा की, जिसके पास उसका नेफ्यू बॉबी रहने आता है, क्योंकि उसके मॉम डैड अब नहीं रहे, इसलिए अब एजरा उसका लीगल गार्डियन है। और एजरा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि अब उसे एक और पेट भरना होगा। खैर बॉबी कहता है कि वो उसके काम में हाथ बटाएगा और अपना खाना अर्न करेगा, वो कोई बोझ नहीं बनने वाला। या हम ये भी देख सकते हैं कि बॉबी एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। वो एजरा के काम में हाथ बटाने लगता है और धीरे धीरे उसे पता चल जाता है कि एजरा अपना काम ठीक से नहीं करता। कई चीजें वो ऐसी करता है जो कि अगर मरे हुए इंसान की फैमिली को पता चल जाए तो वह एजरा को जिंदा ही ना छोड़े। जैसे कि केमिकल्स की जगह वो डेड बॉडीज में पानी भरता है और पूरे पैसे लेकर वो मंगाता है सस्ते कॉफिन्स, जो कि कई बार छोटे भी आ जाते हैं। फिर भी वो बॉडी को उनमें फिट कर ही देता है, चाहे उसे डेड बॉडी के पैर ही क्यों ना काटने पड़े। यही उसके काम करने का तरीका है। वो बॉबी के साथ भी बहुत क्रूल है और इतना काम करने के बाद भी वो उसे डांटता और मारता रहता है। बात बात पे कहता है कि तुम अपनी माँ की तरह स्टूपिड हो। बॉबी तो जैसे तैसे फिर भी दिन काट रहा था, लेकिन एक दिन एजरा से एक गलती हो जाती है। एक बॉडी के लिए मंगवाना था ओक का कॉफिन, लेकिन उसने मंगवा दिया पाइन का, इसलिए उसे एक नया कॉफिन मंगाना पड़ता है और सारे लॉस का पूरा ब्लेम वो डाल देता है बॉबी पर। वो बॉबी को एक क्रोबार से मारता है, जिससे उसकी स्पाइन टूट जाती है, यानी कि अब वो चल नहीं सकता। यहाँ एजरा ने उसका बास्केटबॉल खेलने का सपना भी तोड़ दिया। अब वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, फिर भी वो सारा काम कर रहा है, लेकिन एजरा को वो बोझ लगने लगा है और इस बोझ को हल्का करने के लिए उसने एक रास्ता भी निकाल लिया। वो बॉबी को सीढ़ियों से धक्का देकर मार देता है और उसे दफनाता है उसी पाइन कॉफिन में, लेकिन वो कॉफिन छोटा था। अब एजरा वही करता है जो वो करता आया है, बॉबी के पैर काट कर वो उसे कॉफिन में फिट कर ही देता है, अपने खुद के नेफ्यू को। बॉबी को दफनाने के बाद रात को वो आराम कर रहा था कि तभी उसे कुछ सुनाई देता है। कोई उससे मिलने आया था और वो और कोई नहीं बल्कि बॉबी था, जिसके पैर अलग थे और बाकी बॉडी अलग। वो आया है रिवेंज लेने। एजरा को वो मार देता है और इसी के साथ यह टेल एंड हो जाती है। इस टेल में कुछ बहुत ही हॉरिफाइंग या क्रीपी नहीं था, लेकिन एजरा के कैरेक्टर से ज्यादा हॉरिफाइंग और क्या होगा। उसे मुर्दों की कोई रिस्पेक्ट नहीं और ना ही जिंदा की रिस्पेक्ट थी, उसे सिर्फ पैसे की। तो ये थी बारहवीं टेल। 13 टेल का नाम है कॉर्मेन्स कैलेमिटी। ये कहानी है जिम कॉर्मेन की, जो कि टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट कॉमिक्स का कार्टूनिस्ट है। वो अपनी वाइफ मिल्ड्रेड से बहुत दुखी है। उसकी वजह से वो कुछ एक्सपेरिमेंटल दवाई खा रहा है, जिसके काफी साइड इफेक्ट्स हैं। पहला तो यही है कि वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा, वो दवाई उसके दिमाग पर असर कर रही है। अब आपको बता दूं कि वो फर्टिलिटी की दवाई है, क्योंकि उन दोनों का कोई बच्चा नहीं। जिम किसी नए मॉन्स्टर को इमेजिन नहीं कर पा रहा, लेकिन थैंक गॉड कि उसके पास मिल्ड्रेड है। उससे इंस्पायर होकर वो एक मॉन्स्टर बना ही देता है। उसी रात लॉन्ड्री में जिम को लॉर्डे नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि एक पुलिस वाली थी। अब जिम उस पर ध्यान ना देते हुए वहां से चला जाता है और उसके जाते ही लॉर्डी के ऊपर अटैक कर देता है एक आदमी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वहां पर आ जाता है एक अजीब सा मॉन्स्टर, जो कि उसे खा लेता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही मॉन्स्टर है जो जिम ने ड्रॉ किया था। लॉर्डी ये सब पुलिस को बताती है, लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता, जबकि वो खुद एक पुलिस वाली थी। अगले दिन उसका ध्यान जाता है टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट कॉमिक पर, जिसके ऊपर वही मॉन्स्टर बना हुआ था। और बाकी कॉमिक्स पर भी कुछ ऐसी चीजें थी जो कि लोगों ने रिपोर्ट की थी, जैसे कि 2 सर वाला शैतान और एक डायनासोर, वो भी वॉक्सवैगन में। वो उनके आर्टिस्ट का नाम पढ़ती है और पहुंच जाती है उसे मिलने। जिम को वो पहचान लेती है, क्योंकि उस रात वो भी लॉन्ड्री में आया था। वो जिम को बताती है कि उसके बनाए मॉन्स्टर जिंदा हो रहे हैं। जिम को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं था, इसलिए वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिम एक मॉन्स्टर बनाता है और अब बस उन्हें इस मॉन्स्टर के जिंदा होने का वेट करना था। इसी वेट के बीच वो दोनों बहुत क्लोज आ चुके थे। खैर हम देखते हैं कि जिम का बनाया ये मॉन्स्टर भी जिंदा हो चुका था। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये उस दवाई का साइड इफेक्ट है जो जिम खा रहा है। वो फर्टिलिटी की दवा उसके दिमाग को फर्टाइल कर रही है। लाइक हाउ यूनिक। खैर अगले दिन वो अपने ऑफिस में था और वहाँ उसके पास फोन आता है लॉर्डी का। वो दोनों एक डेट फिक्स करते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी वाइफ भी वहीं पर खड़ी है और उनकी सारी बातें सुन रही है। अब क्लियरली वो बहुत गुस्से में थी। वो अपनी कार से कुछ लेने जाती है और इतने में जिम उससे इंस्पायर होकर एक और मॉन्स्टर बना देता है। अपनी कार से वो लेकर आई थी एक गन। अब इससे पहले कि वो जिम को मारती, वो मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है, जो कि बेसिकली मिल्ड्रेड की कॉपी था। दोनों मिल्ड्रेड एक दूसरे पर टूट पड़ती है और जिम चल देता है अपनी डेट पर। यहाँ से मिल्ड्रेड से छुटकारा मिल गया और इसी के साथ ये टेल भी एंड हो गई। ये बहुत ही क्रेजी आइडिया था जो इस टेल में दिखाया गया। बिलीव मी, इसके ऊपर एक पूरी फिल्म बन सकती है जिसमें एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर होगा। तो ये थी 13 टेल। 14 टेल का नाम है लोअर बर्थ। कहानी शुरू होती है एक फ्रीक शो से, जिसे होस्ट कर रहे हैं लुइस आर्केड, जो कि डेविड आर्केड के डैड हैं। इस फ्रीक शो में काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इसका मेन अट्रैक्शन है इनोच, जो कि एक 2 चेहरों वाला आदमी है। ये शो पूरी तरह इनोच की वजह से चलता है और इनोच का केयर टेकर है मिस्टर सिकल्स, जो कि इसकी जरा भी केयर नहीं करता और उसे काफी अब्यूज करता है।
अब सिकल्स की रोजी रोटी भी सिर्फ इनोच की वजह से चल रही है। लेकिन एक रात उसके पास डॉक्टर जैकरी नाम का एक आदमी आता है जो कि उसके सामने रखता है एक डील। वो उसे दिखाता है एक 4000 साल पुरानी मम्मी और कहता है कि ये मैंने जुए में जीती है, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं। उस मम्मी का नाम है मरना। जैकरी कहता है कि मैं ये मम्मी तुम्हें दे दूंगा और तुम इसे फ्रीक शो में दिखा सकते हो। और ऑफ कोर्स मम्मी को कौन नहीं देखना चाहेगा। जैकरी कहता है कि कमाई का 60% वो रखेगा और 40 सिकल्स। अब सिकल इस डील के लिए तैयार था क्योंकि उस मम्मी से ज्यादा उसे पसंद आई थी मम्मी की ज्वेलरी। वो मरना को फ्रीक शो में दिखाते हैं और इनोच की जगह वो बन जाते हैं शो की मेन अट्रैक्शन। सिकल भी पूरा पैसा कमा रहा था और जैकरी भी, लेकिन सबसे ज्यादा खुश था इनोच। वो बस मिर्ना को ही देखता रहता, जैसे उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड हो। एक दिन एक बच्ची उसके पास आती है और वो देखते हैं कि इनोच मरना को काफी पसंद करता है, लेकिन वो दोनों काफी दूर हैं। इसलिए वो बच्ची इनोच को अपनी डॉल दे जाती है ताकि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, फादर, मदर और बेबी। वो चाहता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए, लेकिन सिकल्स के होते हुए इम्पॉसिबल है। एक न्यूज़पेपर से सिकल्स को पता चलता है कि वो मम्मी चोरी की है। वो सीधा जाता है जैकरी के पास और वो बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं था। यहाँ जैकरी बताता है कि 400 साल पुरानी डेड बॉडी उसके किस काम की। मम्मी उसने चुराई थी उस नेकलेस के लिए, लेकिन उस नेकलेस पर एक कर्स है, जो भी उसे लेने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा। जैकरी ने खुद इसे ट्राई किया है। अब सिकल्स को उसकी बात पर हंसी आ रही थी और उसकी चालाकी पर गुस्सा। यहाँ वो जैकरी को मार देता है। इसके बाद वो जाता है उस नेकलेस को लेने, लेकिन पहले वो जैकरी के मर्डर में इनोच को फ्रेम कर देता है ताकि ऐसा लगे कि इनोच ने उसे मार डाला, क्योंकि वो तो है भी एक फ्रीक। सिकल्स मरना का नेकलेस ले रहा था और इनोच से ये नहीं देखा जाता। वो सिकल्स को मार देता है और हम देखते हैं कि मरना अचानक से जिंदा हो गई। अब उस शो की मेन अट्रैक्शन बन चुका था मिस्टर सिकल्स और इनोच मरना को लेकर वहां से भाग चुका था। 1 महीने बाद पुलिस को एक सीक्रेट केव मिलती है जिसके अंदर कोई रह रहा था, और उसके अंदर रह रहा था इनोच अपनी वाइफ मरना के साथ। लेकिन फिलहाल तो वो दोनों डेड हैं। अब उन दोनों के अलावा वहाँ और कोई भी है, वो है उनका बच्चा जो कि हमारा क्रिप्ट कीपर। ये तो क्रिप्ट कीपर की बैक स्टोरी निकली। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये बचपन से ही ऐसा है। खैर, क्योंकि एक मम्मी का बेटा था इसलिए क्रिप्ट कीपर की जॉब इसे आसानी से मिल गई। एनीवेज, ये थी इस वीडियो की फाइनल टेल। अब जरा देख लेते हैं कि इन टेल्स में हमारे लिए क्या सीख थी। 11 टेल में हमें दिखाया गया कि कैसे कोई भी हमें बहकाकर बड़ी आसानी से हमारा फायदा उठा सकता है। आपको पता ही होगा कि आज के टाइम में ऐसा बहुत होता है, बस शुक्र है कि कोई बॉडी नहीं चुराता। 12वीं टेल में दिखाया गया कि किसी को बोझ मत समझो, जितना हो सकता है आप किसी की हेल्प करो, क्योंकि आज की दुनिया में अच्छाई रेयर है। 13 टेल बहुत ही क्रेजी थी, लेकिन उसके थ्रू में समझाया गया कि अपनी हेल्प हम सिर्फ खुद ही कर सकते हैं, और कोई तुम्हारी हेल्प करेगा तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। 14 टेल में दिखाया गया कि हर एक लाइफ प्रेशियस है और हर किसी को जीने का अधिकार है। जैसे कि आपने इनोच को देखा, लेकिन मरना की फ्रीडम भी तो छीनी गई थी। तो ये 3 टेल से मिलने वाली कुछ सीख आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो में एफर्ट पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके दरवाजे पर आ सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। डिस्कशंस और इंटरेक्शन के लिए आप मेरा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।